हाय, मेरा नाम है शुभम और मैं नंदन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, ये आपका 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, मिड टर्म का एग्ज़ाम 2022-2023 का, जिसके सभी एमसीक्यू क्वेश्चन आज हम एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं। देखें, यह है निम्नलिखित कथन और ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विश्व राजनीति के लिए पानी एक महत्वपूर्ण साधन है। विश्व के कुछ भागों में साफ पानी की कमी हो रही है। साथ ही विश्व के हर हिस्से में स्वच्छ जल समान मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इस कारण संभावना की साझे जल संसाधनों को लेकर पैदा मतभेद है 21वीं सदी में फसाद की जड़ साबित हुआ है। इसका जीवन दया संसाधन को लेकर हिंसक संघर्ष होने की संभावना है। इसका आंसर आपका होगा ये विश्व राजनीति की कुछ विधानों ने जल युद्ध का शब्द गढ़ा है। उपरोक्त कथन में से प्राकृतिक संसाधन की चर्चा कीजिए। इसका है जल संसाधन। जल युद्ध की संभावना का मुख्य कारण जल युद्ध की संभावना का मुख्य कारण क्या है? तो जल का प्रदूषण होना ये भी नहीं हो सकता, पानी का भूमिगत होना ये भी नहीं हो सकता, विश्व के हर भाग में शुद्ध पानी समान मात्रा में उपलब्ध होना, ये इसका आंसर है। वे देश जिनके बीच जल के लिए हिंसक संघर्ष हुआ है, तो जापान, चीन, दक्षिणी कोरिया और ये देश हैं, और जर्ड, सीरिया और इज़राइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरिया इराक के बीच किस नदी पर बांध के निर्माण को लेकर संघर्ष है? तो इसमें ब्रह्मपुत्र नहीं हो सकता, नील नदी भी नहीं है, इसमें दजला नदी है। आगे चलते हैं। आज़ादी के बाद के पहले दशक में विकास के सवाल पर खूब बहस हुई। उस वक्त लोग विकास की बात आते हैं। पश्चिमी का हवाला देश थे कि विकास के पैमाना पश्चिमी मुल्क है। आज भी अर्थ में हम इस बात को लक्ष्य कर सकते हैं कि विकास का अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी औद्योगिक देश की तरह होना है। आज़ादी के बाद पहले दशक में किस सवाल पर बहस किया गया? आज़ादी पाने के तरीके पर नहीं। आज़ादी के बाद लोकतंत्र स्थापित करना हो सकता है, और सबसे इसका आंसर है आज़ादी के बाद नियोजित विकास। यानी आज़ादी के बाद अब किस तरीके से विकास करें, नियोजित विकास कैसे करेंगे, अब देश का विकास कैसे होगा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1950 के दशक में विकास के पद पर कौन से देश अग्रसर थे? तो पश्चिमी देश, इसका आंसर है पश्चिमी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, पश्चिमी देशों की तरह भारत को औद्योगिक देश बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो इसका क्वेश्चन है देश का विकास करना। सेकंड क्वेश्चन है, आज़ादी के समय भारत ने अर्थव्यवस्था में विकास का कौन सा मॉडल अपनाया? तो पूंजीवादी मॉडल भी अपनाया, समाजवादी मॉडल, परंतु इसका आंसर होगा हमारा मिश्रवादी मॉडल, यानी मिक्स हुआ एक साथ मिलकर। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित गणितांक का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। रूस अपने ब्रेट विघटन से पूर्व सोवियत संघ का विस्तृत भाग था। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस यूएसएसआर के मजबूत उत्तराधिकारी के रूप में उभरा। रूस की जीडीपी इस समय दुनिया में 11वें स्थान पर है। रूस के पास खनिजों, प्राकृतिक संसाधन और गैस के भंडार हैं, जो कि इस वैश्विक दुनिया में एक शक्तिशाली देश बनते हैं। इसके अलावा रूस एक परमाणु राज्य की जिसके पास परिष्कृत हथियारों का विशाल भंडार है। रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे P5 कहा जाता है एक स्थायी सदस्य भी है। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका उत्तराधिकारी देश का कौन सा बना, उसे P5 में शामिल क्यों किया था? तो कह रहा है कि रूस का उत्तराधिकारी कौन बना था सोवियत संघ का? तो रूस का उत्तराधिकारी कौन बना था? रूस बना था। ये सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस बना था, इसलिए उसे P5 इसलिए कहा जाता है। उदाहरण सहित
सिद्ध कीजिए। रूस को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की श्रेणी में क्यों ना पाया? क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा खुलेपन का व्यापार होता है, बिजनेस मतलब कि औद्योगिक ज़्यादा तेज गति में होता है, और वहाँ पर सभी लोगों को खुलेपन की नीति है, जो मतलब कि अपने अनुसार काम करते हैं, और वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। इसलिए उसे हम कहते हैं कि रूस को शक्तिशाली माना जाता है। वहाँ पर हथियारों के भी और डीजल का भी ये सब उत्पादन होता है, जिससे कि दूसरे युद्ध और वगैरह मिसाइलें वगैरह यहाँ से सबसे ज़्यादा खरीदी जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। आज़ादी के बाद से श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सियाली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करने वाला दबदबा रहा है। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आवासी के बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ है। तमिल का वसना श्रीलंका के आज़ाद होने के बाद भी जारी रहा है। सियाली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई भी रियासत नहीं उभरती जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सियाली लोगों का है। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे वर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद करता है। तो कह रहा है कि इसका आंसर देख लें, श्रीलंका की आज़ादी का वर्ष तथा पूर्व नाम लिखिए। इस देश में उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद करने में वाले संगठन का नाम। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 1948 में तो श्रीलंका आज़ाद हुआ भारत का आज़ाद के बाद। तो इसमें भी कई चीज़ों को लेकर लड़ाई दंगे होते रहते हैं, भाषाओं को लेकर। ठीक है, इसमें अलग तमिल लोग रहते हैं, ठीक है, और अलग अलग भाषा वाले लोग रहते हैं। तो इस तरीके से इसमें भी लड़ाई दंगे होते रहते हैं। तमिल बोलते तमिल के इसमें अब जो है, इसमें जो 9th क्लास के चैप्टर में दिया गया है, इसमें पूरी अच्छी तरीके से इसमें बताया गया है। सेकंड, श्रीलंका की अंदरूनी समस्या का समाधान भारत की क्या भूमिका रही है? यानी कह रहा है श्रीलंका के संबंध भारत से ज़्यादा मतलब कि अच्छे रहे, और बहुत ज़्यादा यानी कह रहा है उस समय भारत ने श्रीलंका को बहुत ज़्यादा आज़ादी के समय फ़ायदा किया, और समय समय पर इसको फ़ायदा करता रहता है। आगे देख लेते हैं। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो कह रहा है सोवियत संघ अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभाविक विचारधारा थी। अब क्या कह रहा है, इसमें आंसर हमारा होता है इसमें आंसर हमारा बी यानी सी है। इसमें उत्पादन के संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना चाहिए, ये इसका है। अमेरिका का रक्षा बजट कितने देशों के रक्षा बजट के बराबर है? तो 12 देशों के बराबर है। अरब स्प्रिंग की शुरुआत कब हुई थी? 2010 में हुई थी। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रीय कुल GIS का गठन कब हुआ था? तो जब सोवियत संघ का विघटन पूरी तरीके से हो चुका था, टूट गया था, ठीक है, और शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी 1991 में, तभी हुआ था इसका। 2005 में यूरोपियन संघ का सकल घरेलू उत्पादन कितना रहा? तो 12,000 अरब डॉलर रहा है। हाँ, सार्क का पहला अधिवेशन कब हुआ? 2007 में हुआ था। और 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्र देश बना, यानी पूर्वी पाकिस्तान से स्वतंत्र देश बना तो बांग्लादेश बना था। 1989 में भारत ने श्रीलंका में शांति के लिए सेना भेजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव तो कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव एंथोनियो है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत सुरक्षा नीति का एक प्रमुख तत्व क्या है? तो कह रहा अंतर्राष्ट्रीय संतुलन है। सेकंड वाला आप इसमें देख लेंगे, इसमें है। और हमारा वैश्वीकरण का बहुआयामी आवाहन का अवधारणा टी, यानी ये ट्रू और फॉल्स है। इसमें सही और गलत का आप निशान लगा रखेंगे, इसमें लगा हुआ आप चेक कर देख सकते हैं। श्रीमंत गांधी के नाम से
किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। शॉक थेरेपी से अभी क्या विपरीत है? तो यही वही है कि शॉक थेरेपी मतलब कि आघात पहुंचाकर उपचार कर रहा है, जैसे कि सोवियत संघ का पूरी तरीके से टूट जाना, बिखर जाना, तो उसका दोबारा से पुनर्निर्माण करना। ठीक है, यह शॉक थेरेपी का एक उद्देश्य था। ठीक है ना, यानी कर समाजवादी से पूंजीवादी की ओर चले जाना, ये उसका। सत्ता के नए केंद्र से मतलब ये होता है कि जैसे कि अमेरिका के चुनौती देना, अमेरिका के जैसे देशों को चुनौती दे देना, सत्ता के नए केंद्र बन जाना, जैसे कि यूरोपियन संघ बनाया था, और आसियान दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों ने आसियान की स्थापना की थी। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं। आपने कितने नंबर का पेपर का। थैंक यू, धन्यवाद।